हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले टर्न पर हमने एमीन को कवर कर लिया था। आज बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की, जो कि नीट, जेई और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बायोमोलिक्यूल में अगर बात करें तो जो आपको दिया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो एक तो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देन क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उसके बाद डीएनए, आरएनए है। एंड देन अप्रोप्रिएट ऑफ द रोल इन द बायोमोलिक्यूल इन बायोसिस्टम। तो अगर हम पहले पेज की बात करें तो जहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट इट कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल। मतलब जो लिविंग बॉडी होती है वो नॉन लिविंग थिंग से बनी हुई होती है। The pursuit of knowledge of what goes on chemically within a living system falls in the domain of biochemistry. Living systems are made up of various complex biomolecule, carbohydrate, protein, nucleic acid and lipid. Proteins and carbohydrate are essential constituents of our food. ये important line है कि हमारे food में जो essential होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये constituents होते हैं, ये essential constituents. These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process. In addition, some simple molecules like vitamin and mineral salts also play an important role in the function of organism. तो मुझे लगता है जो कार्बोहाइड्रेट की बात है वो यहाँ से आई है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की दो डेफिनेशन है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। अगर मैं इसको पढ़ता हूँ पूरा, कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरीली प्रोड्यूसेस बाय प्लांट्स एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ naturally occurring organic compound. Some common example are cane sugar, glucose, starch. Most of them have a general formula. मैं अगर बात करूं जनरल फार्मूला की CxH2OY, ये ओल्ड वाला है, ठीक है। मतलब ये हाइड्रेट होते हैं कार्बन के एंड आर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देख सकते हो आप, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड। जैसे मान लो हमारे पास एक फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। इसे मान लो ग्लूकोज कह रहा हूँ। अगर इस फार्मूला में इसको रखें तो क्या निकल के आएगा? C6H2O6 एज वेल, ठीक है। देख सकते हो आप। तो जो इस फार्मूले में एग्जिस्ट करेगा वही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन। उसके बाद ये कहता है but all the compound which fit into this formula may not be classified as carbohydrate. जैसे एसिटिक एसिड देखिए, CH3COOH, ठीक। अगर मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C2H4O2, देखा। और अगर इस फॉर्म में मैं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? CH2O और यहाँ 2 और यहाँ भी 2, देखा। मतलब ये इस फॉर्म में आ तो रहा है, बट हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बट जनरल फार्मूला में ये फिट हो रहा है, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। फिर आगे कहता है बट नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रैमनोज जो कि ये वाला कंपाउंड है C6H12O5, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। देखो लिख रहा है इज अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन द डेफिनेशन। ये इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। ये जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, ये इस फॉर्मूले में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इसके बाद भी ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। A large number of their reactions have shown that any contains a specific functional group chemically. अब यहां पे जो आई है बात, ये वाली, द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे और क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो क्या लिख के करूंगा? देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल कराता हूं, बिल्कुल लास्ट लाइन को लेके। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट वो है जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो एल्डिहाइड या कीटोन का। जैसे एक ये ले लो,
ये दोनों मान लो मेरे कंपाउंड हैं, मुझे चेक करना है क्या ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां देखिए ये मेरा कीटोन है और यहां क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब एक से अधिक OH। तो ये OH, ये OH और ये भी OH। तो ये इस नई डेफिनेशन में फिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। इसकी बात करें तो ये एल्डिहाइड है और अगेन वी हैव अ पॉलीहाइड्रोक्सी, तो ये भी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा, आगे एक टर्म लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव। आपको मैंने पढ़ाया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन जो कंपाउंड को दो डिविजिबल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, जैसे आप इस कंपाउंड को देखिए अगर आपको लगता है कि अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में है, तो ऐसा नहीं है। ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे CH2OH है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे आप यहाँ को भी देख सकते हो, यहाँ भी कोई इस तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इसे भी क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। तो ये पहले पेज की कहानी है। नेक्स्ट आते हैं चलो, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हमसे कहता है कि विच आर स्वीट इन टेस्ट। पिछला पेज क्या था, ओके। क्या लिखा है देखिए, ध्यान से पढ़िए। कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच अ यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, मैं इसको एक बार, ओके ओके ठीक। द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called as sugar. The most common sugar which used in our home is named as sucrose, whereas the sugar present in milk is lactose. Carbohydrate are also called saccharide. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को बताया हुआ है कि अगर हम, आई थिंक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। देखिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे कंपाउंड जो जिसको हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, अगर वो अपने कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर रहा है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, शुगर। एंड द मोस्ट कॉमन शुगर जो कि है सुक्रोज। सुक्रोज एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हम हाइड्रोलिसिस करने पे एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना दें। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो जब किसी पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड मिलता है हमें, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो ये सुक्रोज जो है वो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। और मिल्क में हमें क्या मिलता है, लैक्टोज मिलता है। जो मीठे होते हैं उन्हें शुगर बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन शुगर विच इज यूज्ड इन नेम्ड एज सुक्रोज, वेयर द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब ये सैकरॉन से आए हैं, सैकरॉन को का मतलब होता है शुगर। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको कैटेगराइज किया हुआ है। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ऑलिगो, और तीसरा है पॉली। तीसरा क्या है, पॉली। ठीक, कुछ हिस्सा कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक। ओके, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। दे मे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नेक्स्ट आते हैं मोनोसैकेराइड पे। देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड की आप हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर
यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। और फिर कहता है कि कुछ मोनोसैकेराइड जो बहुत कॉमन वाले हैं वो क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। मैं लिख देता हूं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। और हम इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। कह रहा है कि द कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। यहां पर हमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है, मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? अगर 2 मिला तो बोलते हैं डाइसैकेराइड, 3 मिलेगा तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, ऐसे चलता जाता है। ठीक, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाई, ट्राई एंड टेट्रा depending on the number of monosaccharide they provide on hydrolysis. Among these the most common disaccharide, the 2 monosaccharide unit obtain hydrolysis. Disaccharide may have some same or different. For example, देखिए अगर आप सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस कराएं, क्या कराएं, सुक्रोज। देखो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, क्यों है, क्योंकि जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और क्या मिलता है, फ्रक्टोज। देखा, तो अगर हमें 2 मोनोमर्स मिल रहे हैं, ठीक है, सुक्रोज से, मोनोसैकेराइड, तो इसे बोलते हैं डाई, दिस इज अ डाइसैकेराइड। क्यों, क्योंकि 2 यूनिट मोनोसैकेराइड बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट इसी के आगे है माल्टोज, हमें 2 ग्लूकोज देता है। अगर हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे, माल्टोज की, तो ये क्या देगा, 2 यूनिट ग्लूकोज देगा। क्लियर है? तो माल्टोज भी क्या है हमारा, डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट आते हैं पॉली पे। ओके, पॉलीसैकेराइड कहता है कि कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉली। सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर नॉन शुगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कौन से कार्बोहाइड्रेट शुगर्स वाले होते हैं, तो हम कहेंगे मोनोसैकेराइड एंड डाई वाले, ठीक है, ऑलिगो वाले। इसमें क्या कह रहा है, पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में क्या कह रहा है कि ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन शुगर्स बोलते हैं। ठीक, अगली बात कहता है कि द कार्बोहाइड्रेट में आल्सो बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेहलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। जो फेहलिंग एंड टॉलेंस टेस्ट में रिड्यूस यानी रिड्यूस करते हैं फेहलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस को, तो उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज एंड कीटोज आर रिड्यूसिंग। तो आप जानते हो कि जो मोनोसैकेराइड होगा, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इन डाइसैकेराइड, if the reducing sugar of monosaccharide that is aldehydic and ketonic group are bonded, these are non reducing sugar, जैसे सुक्रोज। आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर पे जब आएंगे। तो जो डाइसैकेराइड में सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसका एल्डिहाइड और कीटोन बॉन्डेड कंडीशंस में होते हैं, और यहां पर क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन हमारे फ्री स्टेट में है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड सुगर्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग, फॉर एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फ्री होंगे वो कहेंगे रिड्यूसिंग, और जहां ये बॉन्डेड होंगे उसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग। नेक्स्ट आते हैं मोनोसैकेराइड पे। मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इफ मोनोसैकेराइड कंटेन्स एन एल्डिहाइडिक ग्रुप इज नोन एज एल्डोज। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सिंपल सा ले लेते हैं ये वाला। अभी इसका आप
नाम के चक्कर भूल जाओ कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है, बस ये समझो कि क्या ये बताना चाह रहा है इस इंफॉर्मेशन से। देखिए इसमें हमें मिल रहा है एल्डिहाइड, क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड मिल रहा है तो इसको बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं? एल्डोज। और इस एल्डोज में कितने कार्बन है गिनिए? 1 2 3 4 और 5, तो इसको बोलते हैं एल्डोपेंटोज। क्या बोलेंगे? एल्डोपेंटोज। क्लियर है? और ये कैसा? एक मोनोसैकेराइड है। और क्या है? ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है? फ्री है। नेक्स्ट आते हैं ऐसे ही, जैसे मान लो अपने पास ये है, जैसे मान लो अपने पास क्या है? ये है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर हमें क्या मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है। तो कीटोन से क्या पढ़ेंगे? कीटोज। दिस इज कीटोज। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, तो बोलेंगे कीटो, कीटो टेट्रोज, टेट्रोज। ये टेबल आपको वही दिखा रही है। देखिए अगर 3 कार्बन तो ट्रायोज, 4 से टेट्रोज, 5 से पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। ऐसे ही एल्डिहाइड होगा तो आगे एल्डो लगा देंगे, और अगर कीटोन होगा तो कीटो लगा देंगे। क्लियर है? तो अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या एक एल्डो हेक्सोज शुगर है, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं और क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शंस पे। वेट वेट वेट, चलिए। कह रहा है कि ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी। ripe grapes also contain glucose in large amount and it is prepared as follows। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम सुक्रोज की क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हमें ग्लूकोज भी मिलेगा और क्या मिलेगा? फ्रक्टोज भी मिलेगा। ठीक है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4, तो हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं स्टार्च पे। फ्रॉम स्टार्च, अगर आपसे कोई कहे कि इंडस्ट्रियल मेथड क्या है ग्लूकोज को बनाने का, तो हम ये वाला लेंगे, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये भी है बनाने का मेथड, बट ये इतना अच्छा नहीं। अगर हम कमर्शियल लेवल पे बात करेंगे तो स्टार्च से बनाएंगे। तो ये स्टार्च का फॉर्मूला है, आप जानते हो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ये एक पॉलीमर है। ठीक है, और जब इसका n नंबर ऑफ वाटर से कराएंगे इन एसिडिक कंडीशन, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज and is also known as dextrose. It is in the monomer of many of the larger carbohydrate, namely starch, cellulose. It is probably the most abundant organic compound on earth. It was assigned the structure given on the below। ये कुछ रिएक्शन है जो इसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं कि ग्लूकोज दिखने में कैसा है। तो पहली रिएक्शन है, अगर हम HI के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दें तो क्या मिलेगा? देखिए सीधी सी बात है, अगर आप एल्कोहल को HI के साथ हीट कर रहे हो तो वो सीधा एल्केन बना देता है। तो ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखिए ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास ये CHO है, एक दो तीन चार पाँच और 6। इसको मैं अगर नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 बोल रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा ग्लूकोज में जो नंबर 3 वाला जो कार्बन होगा वो OH लेफ्ट में होगा, बाकी सारे OH राइट साइड होंगे। तो ये आप ऐसे ट्रिक में याद कर सकते हो कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जो 3rd कार्बन होगा उसका OH कहाँ रखेंगे? लेफ्ट पे, बाकी सबको राइट पे रखेंगे। तो अगर आप इसकी रिएक्शन HI के साथ हीट कराओगे तो सारे OH हट जाएंगे, सारे OH H हो जाएंगे, ये और ये भी। तो यहाँ इनकी जगह हमें क्या रखना है? हाइड्रोजन। तो देखिए क्या हो जाएगा, और ये वाला भी CHO भी क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इस कार्बन को भी हम क्या कर देंगे? एल्केन। तो कहने का मतलब 6 कार्बन अगर हमारे यहाँ पर था स्टार्टिंग में, तो हमें वही 6 कार्बन का क्या मिल जाएगा? एल्केन। क्लियर है बात?
तो यहाँ पे भी अगर एल्डिहाइड है तो इसे भी हम क्या बना देंगे, एल्केन, और इस CH2OH को भी और बाकी सारे OH को। तो यहाँ पर 6 कार्बन अगर थे तो 6 कार्बन का एल्केन हमें क्या दिखाता है, नॉर्मल हेक्सेन, और ये इस बात को भी प्रूव करता है कि ये सारे स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं। देख सकते हो आप, द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। तो ये जो रिएक्शन है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद द HI, ये इस बात को आपको बताती है कि ग्लूकोज में जो कार्बन्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ सकता है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन की ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज को ये बताती है कि ये स्ट्रेट चेन में बॉन्डेड है कार्बन एटम्स, तो आप बोलोगे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद द HI। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में, अगर मान लो अपने पास ये कार्बोनिल ग्रुप था और रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, NH2OH के साथ, तो आपने क्या करते थे, वाटर का लॉस, तो क्या बनता था, डबल बॉन्ड NOH, यही बनता था, ऑक्सिम। यहां भी आपको वही करना है, ये एल्डिहाइड है, ये हमारा क्या हाइड्रोक्सिल एमीन है, दोनों के रिएक्शन से ऑक्सिम फंक्शनल ग्रुप आएगा, बाकी की कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बाकी की जो कनेक्टिविटी है वो सेम रहेगी, चेंज जो दिखेगा आपको वो बस एल्डिहाइड वाले कार्बन पे दिखेगा। ऐसे इस रिएक्शन को भी हमने पढ़ रखा है, अगर हम एल्डिहाइड ले लें और रिएक्शन को करा रहे हैं HCN के साथ, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा लोन पेयर H पे जाएगा और ये प्रोटोनेट हो जाएगा इस तरीके से O+H, और बाद में क्या होगा, CN- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो हमें क्या मिल रहा है, उसी कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे CN। ठीक है, और इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ भी देखिए CHO है, HCN है, तो इसी कार्बन से साइनाइड भी जुड़ेगा, इसी कार्बन से OH भी जुड़ेगा। क्लियर है, और ये देखिए पहले क्या था, ये कायरल कार्बन था, अब क्या हो रहा है, कायरल। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन हम करा दें कि जिससे हमारी कायरल सेंटर बढ़ जाए। तो पहले ग्लूकोज में जो भी कायरल सेंटर होंगे आप चेक करिएगा, मान लीजिए 4 हैं तो 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथी रिएक्शन, कह रहा है ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे ग्लूकोनिक पढ़ते हैं, ऑन रिएक्शन विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड, इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए अब हमने ले रहे हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 विद द वाटर। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करेगा क्या, CHO को बनाएगा कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक में जब ऑक्सीडाइज हुआ तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, तो जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बनाता है ग्लूकोनिक। एक होता है स्ट्रॉन्ग जैसे नाइट्रिक एसिड, तो उससे बनता है सैकरिक एसिड, यानी ये CHO भी ऑक्सीडाइज होगा COH में, और ये CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, अभी आगे आएगी वो रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड पे। देखिए आपको याद होगा एल्कोहल की रिएक्शन जब एनहाइड्राइड से कराते थे तो हमें क्या मिलता था, एसीटेट। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आप खूब करिए, आता है एग्जाम में लिखने को। देखा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, क्या करेंगे बताइए, ये आएगा, ये ऑक्सीजन मान लो, मैं एक जनरल मेथड बता रहा हूं, ये आएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसको बाहर करा देगा। तो ऐसे ये हर एक एल्कोहल पे होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां पर भी होगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपको क्या मिल रहा है, देखिए मैं एक छोटा सा बताता हूं कि अगर पहले सेंटर पे हम बना के दिखाएं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये ऑक्सीजन है, लिख दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ेगा CO से,
और क्या बना दिया, CH3। देखा, ऐसे ही ये हर एक अल्कोहल की जगह पे आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने OH ग्रुप हैं इस ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो 5 ये ग्रुप मिलेंगे हमें, देखा, दिस ग्रुप। तो ये जो पेंटा एसीटेट हमें मिल रहा है, ये इस बात को बताता है कि ग्लूकोज में 5 OH हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो हमें ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें आपको ऑक्सीजन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है। तो वो कौन सी है, एसाइलेशन है, ठीक है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है बात, लिखा हुआ है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH since it exists as a stable compound 5 OH groups should be attached to the different carbon atom। सिर्फ OH की प्रेजेंस को नहीं दिखा रहा, ये भी बता रहा है कि वो OH कार्बन पे अलग अलग कार्बन पे है, एक ही कार्बन पे 5 OH नहीं है, क्योंकि आप जानते हो एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH यानी 2 OH अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं छठे रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो नाइट्रिक एसिड के साथ हो रही है, और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, सैकरिक एसिड मिलेगा। सैकरिक क्या होगा, देखिए ये वाला जो CHO है ये भी कार्बोक्सिलिक में जाएगा, और ये वाला जो CH2OH है ये भी कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। तो जब 2 कार्बोक्सिलिक हमें मिल रहे हैं तो ये कहलाता है सैकरिक एसिड। अगर वही मैं स्ट्रॉन्ग न लेके माइल्ड ले लेता Br2 वाटर वाला तो ग्लूकोनिक मिल जाता, ये ग्लूकोनिक है। कहने का मतलब है अगर मैं ग्लूकोज लिया, अगर मैं ग्लूकोज को Br2 वाटर के साथ करा दिया पहले स्टेप में तो ग्लूकोनिक मिला। अब मैं ग्लूकोनिक को फिर ऑक्सीडाइज करा दूं तो मिल जाएगा सैकरिक। एक तो ये बात हो गई। अगर मैं ग्लूकोज से डायरेक्ट सैकरिक बनाना चाहूंगा तो मैं नाइट्रिक एसिड के साथ जाना चाहूंगा, वो डायरेक्ट आपको सैकरिक बना देगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है the exact spatial arrangement of OH group was given by Fischer after studying many of the properties. Its configuration is correctly represented as 1 and so gluconic acid is represented as 2 and the saccharic is the third one. यहाँ पे आप लिख लीजिएगा OH, यहाँ पर EH होगा, ठीक। आप देखिए ग्लूकोज में क्या दिख रहा है, जो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। थर्ड का जो OH है वो लेफ्ट होगा, बाकी सारे क्या है, राइट है। देखा, ये ग्लूकोनिक है, ग्लूकोज से डिराइव हुआ है, इसीलिए देखिए वही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे भी लगी हुई है। थर्ड का OH लेफ्ट है, यहाँ COH हो गया है, और ये सैकरिक एसिड है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसकी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वो भी डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए कह रहा है कि ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन while the plus sign represents dextro rotatory nature of the molecule. It may be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound. The meaning of D and L notation is as follows. The letter D or L before the name of any compound indicate the relative configuration of the particular stereoisomer. This refers to the relationship particular isomer glyceraldehyde. देखिए ये एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लिसरल्डिहाइड, और सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, कैसे, 3 कार्बन का। देखिए एक तो एल्डिहाइड हो गया और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। तो आप क्या करिए, ये जो नीचे वाला कायरल सेंटर है ये, इसको देखिए, सेकेंड लास्ट कार्बन फ्रॉम द डाउन, नीचे से जो सेकेंड लास्ट कार्बन है जो कायरल है, अगर वो OH राइट हैंड साइड में होगा तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं D, और अगर वही हमें लेफ्ट में मिल गया तो इसे बोलते हैं L, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस माइनस आ रहा है, देखो D और L ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ लास्ट कायरल सेंटर ऑफ OH को बताते हैं कि राइट है कि लेफ्ट है। लेकिन जो प्लस और माइनस है ये दिखाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कि मतलब जब PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर क्लॉकवाइज जाएगी तो प्लस आएगा, और अगर वो एंटी क्लॉक घूम गई तो माइनस आएगा। और ये प्लस और माइनस एक्सपेरिमेंटल है, इसे आप स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी बात की डिस्कशन की हुई है। नेक्स्ट आते हैं
देखिए वही बात हो रही है, ये मेरा D है क्योंकि OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड है, और ये प्लस है क्योंकि क्लॉकवाइज घूमा होगा, नाम क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो अब इसका क्या नाम है, ये ग्लूकोज है और लास्ट का कायरल सेंटर का OH राइट साइड है, तो बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। क्लियर है, वही ऊपर बात कही गई है। नेक्स्ट आते हैं साइक्लिक में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आप देख सकते हो। कह रहा है कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट, सिफ्ट टेस्ट, एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद द NaHSO3। मतलब आपको पता होगा, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े होंगे, तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो एल्डिहाइड है वो NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता था, याद है पिछले चैप्टर में। बट ये ग्लूकोज है उसमें नहीं हो रहा है ऐसा, और दूसरा सिफ्ट टेस्ट भी नहीं दे रहा है और 2,4-DNP भी नहीं दे रहा है, तो कुछ न कुछ इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ दिक्कत है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तो यहां पर यह भी इस बात को बताता है कि जो पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज है वो डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी वो NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, फ्री CHO की बात कही गई है कि फ्री नहीं है, एब्सेंस ऑफ फ्री CHO, मतलब CHO ग्रुप किसी और पोजीशन में है, किसी और कंडीशन में है, वो फ्री फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज इज बाइंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी ग्लूकोज के हमें 2 फॉर्म मिलते हैं, एक फॉर्म होता है अल्फा और एक होता है बीटा। कह रहे हैं कि अल्फा वाला जो फॉर्म होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 है, और जो बीटा वाला फॉर्म है उसका है 423। ठीक है, और ये आपको 303 केल्विन पे मिलता है, और ये आपको मिलता है 371 केल्विन पे। आपको बस ये देखना है कि ग्लूकोज अपने 2 आइसोमरिक फॉर्म में आता है, एक अल्फा और एक बीटा फॉर्म में। मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर लीजिएगा, बीटा का ज़्यादा होगा अल्फा से। दिस बिहेवियर कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर 1 है जो ग्लूकोज है। इट वॉज प्रपोज दैट वन ऑफ द OH, ऊपर वाला फर्स्ट था, सॉरी। This behavior could not explain the open chain structure of glucose. It was proposed that one of the OH group may add to the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms 6-member ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of CHO group and also existence of glucose in 2 form. मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को आपको बता देता हूँ क्या है ये। देखिए, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, जब अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटल बनाता है, पढ़ी होगी। तो यहाँ भी कुछ वही कहानी है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है। मैं ट्रिक के इस माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए होता क्या है, इस O को इस H से जोड़ दीजिए और इस O को इस कार्बन से, तो हमें मिलता है RC, यहाँ पर OH, यहाँ H और यहाँ OR। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये एक हेमी एसिटल कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसी कार्बन से एक H है, एक OH है और एक OR ग्रुप बॉन्डेड है। तो जब भी कभी ऐसी कनेक्टिविटी मिलती है तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। तो ग्लूकोज में भी तो वही बात आ रही है। देखिए उसमें भी एल्डिहाइड होता है, अल्कोहल भी होता है, तो वही अल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्ट करके साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है। तो समझना ये है कि कौन सा ऑक्सीजन एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ग्लूकोज में एक से ज़्यादा OH हैं। तो अब बात आती है स्टेबल फॉर्म की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 6-मेंबर रिंग होती है वो एक स्टेबल रिंग होती है। तो हम वो वाला ऑक्सीजन लेंगे जो 6वें पोजीशन पे हो। यानी अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, सोचो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, मैं ऐसे बना देता हूँ इसका ओपन चेन। देखिए मैं ओपन चेन बनाता हूँ। मान लो ये मेरा था एल्डिहाइड,
आपको पता है नंबर 3 वाला OH बस लेफ्ट में होगा, ये देखिए इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और ये 6, देखा। अब आपको ये देखना है कि 6 मेंबर की रिंग स्टेबल रिंग होती है तो छठवां वाला OH आना चाहिए। देखिए अगर आप 4th से 5 वाला अल्कोहल लोगे तो ऑक्सीजन से जब बॉन्ड बनेगा तो 5 मेंबर रिंग मिलेगी ऑक्सीजन को लेके, तो वो थोड़ा अनस्टेबल है। लेकिन अगर ये वाला OH ले लें हम, ये वाला, तो ये ऑक्सीजन को लेके 6 मेंबर रिंग बनाएगा और रिएक्शन इसी एल्डिहाइड पे होनी है। कैसे होगी देखिए, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ये ऑक्सीजन इस H को ले लेगा और ये वाला जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पे ऐसे बॉन्ड बना देगा। तो आप देख सकते हो 5 वाले का जो O था वो ये है, इस हाइड्रोजन को निकाल दीजिए आप और यहाँ देखिए OH हो जा रहा है और यहाँ पर H, देखा। ये देखिए इसका एल्डिहाइड का ओपन चेन यहाँ दिया गया है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ला के दिखाता हूँ। देखिए देखिए ये OH का ऑक्सीजन इस कार्बन पे जब अटैक किया तो ये वाला कार्बन का O जो है OH हो जाएगा और ये OH, क्योंकि ये प्लानर है तो ये OH के 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो ये लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट में यहां पर है जिसे बीटा बोलते हैं, अगर वही नंबर 1 का OH राइट आ जाए तो उसे अल्फा बोलेंगे, ठीक है। डी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो ग्लूकोज है इसका OH क्या है, राइट साइड में, तो ये डी ग्लूकोज है। क्लियर। तो बाकी कहीं चेंजेस नहीं है। आप देखिए ये OH राइट है, थर्ड का लेफ्ट है, फोर्थ का अगेन राइट है, थर्ड अगेन लेफ्ट, फोर्थ अगेन राइट, दोनों स्ट्रक्चर में। तो ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है ये दोनों क्या है, ग्लूकोज के रिंग फॉर्म के आइसोमेरिक फॉर्म है, अल्फा और बीटा। दिख रहा है आपको ये। तो ये आपका स्ट्रेट चेन है। अब इसको मैं रिंग फॉर्म में अगली स्लाइड में दिखाया गया, मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आपको एक तरीका सिखाता हूं, बहुत आसान तरीका है कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा ये ग्लूकोज है, एक दो तीन चार पाँच और 6। देखिए थर्ड वाला OH लेफ्ट में है, ठीक है, थर्ड वाला OH कहाँ है, लेफ्ट में है। अच्छा ये जो 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन को लेके बनाते हैं इसे बोलते हैं पायरॉन। क्या बोलते हैं, पायरॉन। अच्छा आप देखिए मान लीजिए ये जब 1 2 5 और ये 6, 5 वाला जो OH है वही इस पे अटैक कर रहा है, तो ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को लेके 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो मैं ये 6 मेंबर रिंग ऐसे यहां बना देता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं। ऐसे बन गया, देखा। मैंने ऐसे यहां बॉन्ड्स भी लगा दिए, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 वाला CH2OH ऊपर रहेगा हमेशा, ये हमेशा ऊपर रहेगा। आइए अब इसको कैसे इसमें ले जाएंगे इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए जो OH ओपन चेन में राइट हैंड साइड है उसे हम रिंग में डाउन करेंगे, कहाँ करेंगे, डाउन। और जो OH लेफ्ट हैंड साइड है उसे करेंगे अप। देखिए नंबर 2 से शुरू करते हैं। नंबर 2 का OH कहाँ पे है, राइट में है, तो कहाँ ले जाएंगे, डाउन। देखा दिक्कत कोई। फिर कह रहा है नंबर 3 वाला OH लेफ्ट में है तो इसे कहाँ ले जाएंगे, अप। ये लो
नंबर 4 वाला अगेन राइट अगेन डाउन, और नंबर 5 का तो CH2H ऊपर ही रहेगा तो हाइड्रोजन नीचे। अब आपके पास दो चांसेस हैं, एक अल्फा बनाने का और एक बीटा बनाने का। तो जो नंबर 1 कार्बन है उस पे अगर OH CH2OH की डायरेक्शन में होगा, अगर आप इसे CH2OH की डायरेक्शन में रखोगे ऐसे, देखिए ना ये OH और ये CH2OH सेम साइड है, तो इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। क्योंकि ग्लूकोज के डी फॉर्म से इसको लाए हैं तो लिखेंगे बीटा डी। अब क्योंकि ये पायरान रिंग है और ग्लूकोज से आई है तो बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। मान लो अपने को बनाना हुआ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये प्लस फॉर्म में भी है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लॉकवाइज मूव कराता है PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को। मान लो हमें बीटा बनाना, अल्फा बनाना हुआ तो क्या करेंगे? सेम चीज आप ऐसे कॉपी कर दो, बिल्कुल सेम। इस OH को नीचे कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर 1 वाला OH है ये कहाँ हो जाएगा? डाउन। दिस इज माई नंबर 1, दिस इज माई नंबर 1 हियर। दिखा? ये दोनों क्या है? आइसोमेरिक फॉर्म है। ये जो नंबर 1 कार्बन था इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक। ये भी एनोमेरिक है। और दोनों कंपाउंड के जो डिफरेंस आ रहे हैं वो एनोमेरिक कार्बन पे आ रही है, इसीलिए ये आपस में क्या है? एनोमर्स हैं। क्या है? एनोमर्स। तो अल्फा डी और बीटा डी क्या हो गए आपस में? एनोमर्स। मैं इसके लाइनिंग को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, हेमी एसिटल क्यों है? देखिए ये कार्बन, देखिए इसके पास एक H है, इसी पे एक OH भी है और इसी पे एक OR भी है, दिस इज OR। तो ये क्या है? साइक्लिक हेमी एसिटल। दोनों में वही दिख रहा है। ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। तो C1 पे जब केवल हाइड्रोक्सिल का डिफरेंस आ रहा है, एंड कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन द एल्डिहाइडिक कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो साइक्लाइजेशन के पहले एल्डिहाइड रहा हो। ठीक है, ऐसा कार्बन जो साइक्लाइजेशन के पहले एल्डिहाइड रहा हो उसे एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। सच आइसोमर दैट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। तो अल्फा और बीटा को क्या कहेंगे? एनोमर्स कहेंगे। एंड द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। एंड एनालॉजी विद द पायरान, पायरान इज a cyclic organic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon atom in the ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented by हैवर्थ स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन या हैवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये पूरी कहानी थी आपका ग्लूकोज को लेकर। दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज। उसके बाद आपका आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कीटोन होता है भाई, और ये इसका रिंग फॉर्म है। फिर है डाइसैकेराइड, फिर है पॉली, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन अमीनो एसिड, फिर क्लासिफिकेशन है, फिर ये प्रोटीन आ गया, इसके बाद विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA, दैट्स इट। तो इस चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, ग्लूकोज सबसे लंबा वाला पार्ट था, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि 1-2 घंटे का और होगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। तो पार्ट 2 लगभग हम लोग फिनिश करने के पॉइंट पे हैं। तो मुश्किल से 2 सेशन में ये ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 को विथ सोल्यूशन चैप्टर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।